मैं हूं सपन कुमार और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक मैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो अपलोड ना कर दूं मैं दम नहीं लूंगा। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है या उन्होंने ट्यूशंस नहीं लिए हैं, घर पे पढ़े हैं या उनको अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है बेटा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एवरी चैप्टर्स के एवरी टॉपिक मिलेंगे और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। नंबर है 9718667809। प्लीज आप मैसेज कीजिए। इस पर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए तो मैं आपको इस पे पीडीएफ फाइल मैसेज कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, गवर्नमेंट बजट। एवरी ईयर 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट हमारा क्या होता है, यूनियन बजट पेश होता है। तो बेसिकली हमने अभी 1 फरवरी को बजट के बारे में पढ़ा बेटा। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन बजट के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली बजट की अगर बात करें बेटा तो सबसे पहले बजट जो है हमारे इंडिया में 1860 में पेश किया गया था। सबसे पहले जो है बजट कब पेश किया गया था बेटा, 1860 में। और उस समय अंग्रेजों का शासन था। उस समय ब्रिटेन के मशहूर फेमस इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने बजट को 1860 में पेश किया था। और बजट बेटा एक फ्रेंच वर्ड है बजट, जिसको बोलते बूजट। ठीक है, बजट एक फ्रेंच शब्द है बेटा, वर्ड है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं बूजट। बूजट का मतलब होता है बेटा लेदर का थैला, मतलब चमड़े का थैला। क्या हुआ था जब 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया था, जिसमें अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय बजट एक सूटकेस में आया था और तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। चाहे जितने भी इंदिरा गांधी के सरकार की बात करें या अरुण जेटली की बात करें, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को पेश किया है वो सूटकेस में पेश किया है। लेकिन 2021 में पहली बार बजट सूटकेस में नहीं, पहली बार इंडिया में 2021 में जो बजट पेश हुआ है वो कौन सा बजट हुआ है, डिजिटल बजट पेश हुआ है। डिजिटल का मतलब ये होता है कि हर साल बजट एक पेपर में प्रेजेंट होता था, लेकिन इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट को एक टैब में पेश किया है, इसीलिए इसको भारत का डिजिटल बजट कहा जा रहा है। ओके बेटा, तो ये था, थोड़ी सी हमने बजट के बारे में बात किया। अब हम आते हैं अपने बुक से रिलेटेड, अपने सिलेबस के रिलेटेड के बारे में। अगर आपने बजट देखा होगा और अगर आपने पढ़ा होगा तो ओवरऑल बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे देश में संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। बजट का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा कि हमारे कंट्री में बैलेंस को क्या करना, मेंटेन करना। आप कह सकते हैं कि रोजगार जो है प्रोवाइड करना, या आप कह सकते हैं कि जो सेक्टर्स बैकवर्ड है, जो पिछड़ा सेक्टर्स है, उसको क्या करना, प्रमोट करना। तो ओवरऑल इस टाइप के आपका जो है बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आज मैं आपको इस क्लास में 1 बाय 1 करके सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा। अब हम बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। बेटा बजट क्या होता है, व्हाट इज बजट? अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो से इसको डिस्कस करूं तो बजट का मतलब होता है भाई कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम सोचते हैं भाई कितना खर्चा होगा, मेरे पॉकेट में कितना है, क्या मेरा बजट अलाउ करता है, मींस क्या आपकी इनकम उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए अलाउ करता है या नहीं करता है। तो ओवरऑल बजट का मतलब होता है बेटा कि प्लानिंग करना। किस चीज की प्लानिंग करना, खर्चे की, इनकम की, इसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। नॉर्मल बात करें तो जब मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, लाइक मैरिज फंक्शन है या बर्थडे फंक्शन है, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, पहले मेन्यू डिसाइड करते हैं कि फंक्शन, जब लाइक मैरिज फंक्शन है तो मेन्यू डिसाइड करते हैं कि क्या 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 चीजें हमें जो है मेन्यू में
रखना है। उसके बाद जब मेन्यू डिसाइड करते हैं तो उसके बाद हम इनकम देखते हैं कि क्या मेरी इनकम इस सारे मेन्यू के कॉस्ट को अफोर्ड कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर सारे मेन्यू के कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, मेन्यू को कम करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। उसी तरह सरकार भी क्या करती है, बजट बनाती है। सरकार देखती है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट ईयर में इतना इनकम आएगा तो उस इनकम को हम कहां कहां खर्च कर सकते हैं। इसीलिए बेटा बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता, बजट हमारा क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग बजट होता है। गवर्नमेंट प्लान करती है कि अगले साल जो रिवेन्यू जनरेट होगा लोगों से, उस रिवेन्यू को हम कहां कहां एलोकेट करेंगे, कहां कहां उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बजट आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। बजट क्या है बच्चा, एक स्टेटमेंट है। किस चीज का स्टेटमेंट है, बजट एक स्टेटमेंट है आपका रिवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का। कौन से रिवेन्यू का, जो रिवेन्यू आने वाले हैं। कौन से एक्सपेंडिचर का, जो एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। मींस बजट एक आपका एस्टिमेटेड रिवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का क्या है, स्टेटमेंट है। मींस तो बेसिकली बेटा बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट refers to statement of estimated receipts and estimated expenditure of government in coming fiscal year। आने वाले साल में जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिवेन्यू होगा, जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा बेटा, उसी के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब जब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, क्यों बजट प्रिपेयर करती, क्यों बजट बनाती है बेटा, क्यों प्लान करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के प्लान करने के पीछे बहुत सारे उनके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो हमें उस ऑब्जेक्टिव को समझना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो बेटा गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटा यहां पर रिसोर्स का मींस क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स का मींस होता है यहां पर बच्चा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मींस प्रोडक्शन करने के लिए जिस भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को रिसोर्स कहते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं लेबर एंड कैपिटल, और इस लेबर और कैपिटल को हम कैसे अफोर्ड करते हैं, मनी से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने मनी को, अपने इनकम को रीएलोकेट करती है। कैसे रीएलोकेट करती है, तो इसके दो पॉलिसी है बेटा। दो तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक होता है बच्चा आपका टैक्सेशन पॉलिसी। क्या होता है बच्चा, टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट कैसे अपने रिसोर्स को रीएलोकेट करती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हमारे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो उन प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट क्या करती है, हायर टैक्सेस इंपोज करती है बच्चों। और ऐसा प्रोडक्ट जो कि सोशल वेलफेयर के लिए सही है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को टैक्स कंसेशन देती है या सब्सिडीज दे करके उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है बच्चे, उसे क्या करते हैं, प्रमोट। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इस बार 2021 में गवर्नमेंट ने बजट पेश किया। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लिकर है उन पे टैक्स क्या कर दिया है, रेट को इंक्रीज कर दिया है। मतलब शराब पर बच्चों टैक्स रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि एसेंशियल है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो नॉर्मल पीपल कंज्यूम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, उन पर क्या किया है, गवर्नमेंट ने आपको कंसेशन दिया है, सब्सिडीज प्रोवाइड किया है। जैसे कि आपका एलपीजी सिलेंडर हो गया। तो यहां पर रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को रीएलोकेट करती है। कैसे करती है, एक टैक्सेशन पॉलिसी से। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या होता है बेटा, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं बच्चा,
हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक आपका क्या होगा, लिकर हो गया बच्चे, लिकर हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, सिगरेट्स हो गया बच्चे, एक्सेट्रा। इन सब पर क्या करती है गवर्नमेंट, हायर टैक्सेस इंपोज करती है, हायर इंपोजिशन ऑफ टैक्सेस। तो बच्चों क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हार्मफुल है, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, लाइक आपका लिकर हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर हायर टैक्स को इंपोज करती है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, लाइक आप कह सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्री जो सोशल वेलफेयर के लिए सही है, उनको क्या करती है, जैसे खादी उद्योग हो गया बेटा, खादी उद्योग हो गया आपका, ठीक है, लाइक हैंडीक्राफ्ट हो गया, लाइक फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, इन सबको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन देती है। क्या देती है बच्चे, टैक्स कंसेशन देती है, और यू कैन से सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, थ्रू द टैक्सेशन पॉलिसी जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उन पे हायर टैक्स इंपोज करेगी, और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल है, लाइक खादी उद्योग हो गया, या आप कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट हो गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे किसान हो गए, तो किसान के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको काफी जगह पे, जैसे कि किसान कोई सीड्स परचेज करने के लिए जा रहा है, या उनको कोई प्लांट परचेज करना है, या मशीन्स परचेज करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है बेटा गवर्नमेंट, सॉरी क्लियर है। अब क्या है बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, अब ये तो टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैसे करती है गवर्नमेंट, तो बेसिकली बेटा गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स कहते हैं, जिसे प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया आपका, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, या सैनिटेशन लेवल हो गया, एटसेट्रा। ऐसे प्रोडक्ट जिन पे बेनिफिट ज्यादा नहीं होता है या ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर प्राइवेट फर्म्स उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, करती है, तो बेटा उस पे क्या करता है गवर्नमेंट, अपना रिसोर्स उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्च करती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन, या आप रेलवे भी बोल सकते हो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यू कैन से उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता, तो दोज प्रोडक्ट आर नॉट प्रोड्यूसिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर, दैट्स व्हाई फॉर द सोशल बेनिफिट गवर्नमेंट क्या करती है, उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो आपने क्या देखा बेटा कि गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू और अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू अपने रिसोर्स को क्या करता है, रीलोकेट करता है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका था री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है बच्चा, तो बच्चों सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का, वो क्या है, रिड्यूसिंग इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है बेटा रिड्यूसिंग इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा क्या है कि इंडिया में
इनकम की काफी ज्यादा इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनइक्वालिटी? एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन किया है और वो डॉक्टर पर मंथ उस क्लिनिक से अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट करता है। ठीक है, वो डॉक्टर कितना जनरेट करता है? 2 लाख रुपए। और उसके यहां एक पियोन काम करता है बेटा, चपरासी काम करता है, और उसकी सैलरी कितना है? 7 to 8,000। देखिए, नो डाउट उस उन डॉक्टर ने काफी ज्यादा पढ़ाई की होगी, लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत किया होगा, काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप पे इन्वेस्ट किया होगा, तभी वो उस लेवल पे हैं, तभी वो 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, नो डाउट। और जो पियोन होंगे या चपरासी होंगे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो क्या कर रहे? पियोन की जॉब कर रहे हैं। लेकिन बेटा, पियोन को इतनी सैलरी मिल रही है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। हमारे कंट्री में जो पुअर पीपल है, जिनको बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आप कह सकते हैं कि फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, हाउसिंग हो गया, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पीपल। तो कहने का मतलब यह है कि वो चपरासी अपने इनकम से उन बेसिक आप कह सकते हैं कि चीजों को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी इतनी तो नहीं होना चाहिए भाई कि एक बंदा बहुत कमा रहा है और एक बंदा अपने सैलरी से कम जो चीजें उसको मिलनी चाहिए, एसेंशियल प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ट्राई कि उन लोगों की इनकम को किसी तरह हम क्या करें? इंक्रीज कर दें, या उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करें? इंप्रूव करें, ताकि जो इनइक्वालिटीज है वो क्या हो? कम हो। अब बेटा, बच्चे जो है बार बार यहां पर गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड रिड्यूसिंग इन इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ में कई बार एक ही एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है, रिसोर्स मींस होता है संसाधन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स इंपोज करती है। लेकिन इनकम इनइक्वालिटीज की बात करें बेटा, तो यहां पर गवर्नमेंट 2 टूल्स को अडॉप्ट करती है रिड्यूसिंग कर लिए। फर्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। फर्स्ट आपका क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? जो रिच पीपल है बच्चे, जिसे हायर सॉरी ओके। तो गवर्नमेंट बेटा इस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए 2 टूल्स को क्या कर, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि गवर्नमेंट जो भी कुछ करेगी 2 ही चीज से करेगी, इनकम एक्सपेंडिचर। क्योंकि बजट, ओवरऑल बजट में एक ही चीज है, गवर्नमेंट टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है और अदर सोर्सेस से, और उसको खर्च करके क्या करती है? बैलेंस करती है। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? जो रिच पीपल हैं और यू कैन से हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन पे हायर टैक्सेस चार्ज करती है गवर्नमेंट। हायर टैक्स क्या करती है? चार्ज करती है। और जो पुअर पीपल है बच्चे, ठीक है, या आप कह सकते हैं लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो उन पे गवर्नमेंट क्या करती है? उस पे गवर्नमेंट जो है आपका, उस पे गवर्नमेंट बच्चे लोअर रेट, और यू कैन से लोअर रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज्ड, और यू कैन से नो टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है यहां पर अगर रिच पीपल है बेटा, तो उस पे हायर टैक्स इंपोज करती है,
और जो पुअर पीपल है या तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करती या उन पे बहुत कम टैक्स चार्ज करती है। इससे क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टैक्स कटने के बाद जो इनकम बचता है बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट रिच पीपल पर हायर टैक्स इंपोज करती है और जो भी टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट उस टैक्स कलेक्शन को कलेक्ट करती है, और जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करेगी या उस पे लोअर रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, चार्ज किया जाता है। ये गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है, टैक्सेशन पॉलिसी की तरह, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू करती है। अगर हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी में आए बेटा, अगर हम किस पे आए, एक्सपेंडिचर पॉलिसी में आए, अगर बच्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी में आए तो इसमें कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इनक्वालिटीज को रिड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट जो है, जो पुअर पीपल है, जो पुअर पीपल है जिनको बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, बेसिक नीड्स में क्या आता है, एजुकेशन, जो कि राइट्स है एवरी पीपल का, हेल्थ, फूड, हाउसिंग, क्लॉथ्स, ये सब इसके क्या है, बेसिक नीड्स है। तो गवर्नमेंट इन कमोडिटीज पर क्या करती है, ज्यादा खर्च करती है। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको क्या करती है गवर्नमेंट, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट कुछ भी चार्ज नहीं करती, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। या आप कह सकते हैं हेल्थ, गवर्नमेंट ने काफी सारे हॉस्पिटल्स बना रखे जहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री फैसिलिटीज देती है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि लोगों का हेल्थ मेंटेन रहे। उसके बाद बच्चे गवर्नमेंट जो है फ्री एलपीजी किचन गैस और कह सकते हैं सब्सिडीज रेट पर, सब्सिडीज एलपीजी जो है प्रोवाइड करती है। उज्ज्वला योजना में गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपने देखा होगा बजट में भी, कोविड-19 में जब कोविड हमारे कंट्री में जिस समय था और अभी भी उसका कुछ हिस्सा भी है, अभी भी हम उससे लड़ रहे हैं बेटा, तो उस समय गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना से काफी सारे वुमेन्स को फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया था, उनको फ्री एलपीजी किचन गैस प्रोवाइड किया था और बहुत सारे लोगों को सब्सिडीज एलपीजी जो है प्रोवाइड किया गया था। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, रिच पीपल से जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो टैक्स क्या कर रही है, जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है, उनको फ्री एमेनिटीज प्रोवाइड कर रही ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, मेंटेन हो। आप देखेंगे अगर हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो सब्सिडीज मिलता है गवर्नमेंट को, सब्सिडीज ऑन हाउस। जो गरीब लोग हैं जिनके पास पहले से कोई घर नहीं है तो गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट पे काफी सारा रिबेट देती है, अप्रॉक्स 6%, जिससे वहां पर भी उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि सेकेंड जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये दो तरीके से करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू करते हैं बेटा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पॉलिसी से करते हैं। ओके, नाउ अगर थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और यू कैन से प्राइस स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट का बच्चा थर्ड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को क्या करना, स्टेबल करना, प्राइस को क्या करना, स्टेबल करना। आप जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी का बैलेंस है वो ओवरऑल डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर इंक्रीज होता है सप्लाई से, मींस एग्रीगेट डिमांड अगर मोर देन सप्लाई है बेटा, तो इससे क्या होगा, प्राइस राइज होगा, क्योंकि भाई प्रेशर है, मांगने वाला बहुत है, बेचने वाला नहीं है, तो प्राइस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इससे इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन। क्या होता है बच्चे,
इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन। और अगर बच्चे डिमांड आपका लेस देन है सप्लाई, मींस मांग कम है बेटा, पूर्ति ज्यादा है, मतलब बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, और इकोनॉमी में क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। क्या होता है बेटा, डिफ्लेशन होता है, या रिसेशन होता है, या क्या होता है, रिसेशन होता है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस जो है इकोनॉमी को इनस्टेबल बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करेगी बेटा, यहां पर डिमांड ज्यादा है, इट मींस लोगों के पास बहुत पैसा है भाई, वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, और उसके कारण प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट कहती है बेटा ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा खरीदार, रोक, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, ले भाई कर। गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट को बढ़ा दिया। अब आपकी इनकम पर टैक्स ज्यादा चार्ज होगा, तो इनकम का कुछ ज्यादा हिस्सा किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास, आपके पास बचेगा कम। और जब कम बचेगा तो डिमांड भी कम करोगे, और डिमांड जब कम करोगे बेटा तो प्राइस भी कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट्स। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है बेटा, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, या गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको क्या बोला था कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है बेटा तो उसके दो ही टूल्स हैं, एक टैक्स और दूसरा खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को रिड्यूस करेगी बेटा, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करेगी, और यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस करेगी अपने एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, रिसेशन का। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका मतलब गवर्नमेंट, यहां पर क्या चीजें हैं कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मतलब मांगने वाला नहीं है, और यहां पर जो है बेचने वाला बहुत है, प्राइस कम हो जाता है। जब प्राइस कम होता है बेटा तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, रिसेशन, लोग मक्खी मारने लगते हैं भाई दुकानदार, ठीक है। तो वो भी चीजें सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट देख रही भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोविड में क्या है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और बहुत सारे लोगों की इनकम लो हो गई थी। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मार्केट से बिल्कुल डिमांड क्या हो गया, कम, मार्केट में क्या आ गया, रिसेशन, जिसके वजह से हमारा क्वार्टरली जीडीपी 23.9%, मतलब 23.9% से क्वार्टरली जीडीपी हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर देखती है कि भाई लोगों के पास पैसे कम है, तो एक काम करते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं। तो इसमें क्या करेगी, टू कंट्रोल डिफ्लेशन गवर्नमेंट रिड्यूस इन टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, टैक्स रेट को रिड्यूस करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल राइज टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगी बेटा, गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी, टैक्स, यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को कम करेगी, टैक्स कम होगी तो इनकम, गवर्नमेंट को आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा करोगे, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में आएगा। या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। तो ये आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, या आपका जिसे हम प्राइस स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
अगर फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चा, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है बच्चों। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या होता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। और देश कब आगे बढ़ेगा? जब देश में विकास होगा। और देश में कब विकास होगा? जब उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन कब ज्यादा होगा? जब रिसोर्स होंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहां पर क्या ट्राई करती है कि किसी भी तरीके से जीडीपी को क्या करना, इंक्रीज करना। कैसे? गवर्नमेंट देखती है कि भाई बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज वहां पर नहीं है इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे रूरल एरिया हो गया, या बहुत सारे ऐसे अर्बन एरिया है जहां पर और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश करना। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स है बेटा, कई ऐसे एरिया है जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को क्या करती है, एक्टिविटीज पर खर्च करती है, ताकि हमारा क्या हो, जीडीपी ग्रोथ हो। तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स अमाउंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज टू प्रमोट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर, सॉरी एक्टिविटीज पर खर्च करती है ताकि इंडस्ट्री क्या हो, प्रमोट हो सके। या आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसको भी इनकरेज करती है, इनकरेजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह करके बेटा, चाहे सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर है, या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रमोट करती है ताकि इंफ्रा, अगर जैसे मान लीजिए रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, तो लोगों को भी तो जॉब मिलेगा भाई, वहां पर भी तो लेबर की जरूरत है। सॉरी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब को प्रमोट करके जीडीपी को क्या करती है, ओवरऑल जीडीपी को क्या करती है, ग्रो, इंक्रीज करती है। और जब जीडीपी इंक्रीज होगा बेटा, तो इकोनॉमी अभी आपकी क्या होगी, ग्रोथ करेगी। तो बेसिकली फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूं, मींस गवर्नमेंट इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, इन तीनों को इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, उस पर खर्च करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो जीडीपी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। एंड फिफ्थ जो है आपका बेटा, वो है आपका प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इंप्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर करेगी, जैसे कि आपका रोड हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, एटसेट्रा, इन सब पर खर्च करेगा बेटा। जैसे रोड बना रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पर क्या होगा, लेबर को हायर करेंगे। रेलवे में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर भी लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहां पर भी रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज पर जब खर्च करती है तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और जिससे हमारे कंट्री में लोगों को क्या मिलता है, जॉब मिलता है। और नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ठीक है बच्चों,
पब्लिक एंटरप्राइजेज आपका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेलवे हो गया बच्चा, पावर सेक्टर्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट इसका क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, मतलब मोनोपोलिक पावर को आप कह सकते हैं स्प्रेड होने से बचाता है। क्योंकि देखिए रेलवे जो है या पावर जो है ये भी कहीं ना कहीं लोगों की एक नीड है। ये काफी ज्यादा जो है रेलवे और पावर सेक्टर्स कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट लाती है। रेलवे की सहायता से विद द हेल्प ऑफ रेलवे हम क्या करते हैं बेटा, ट्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अगर ये कॉस्ट महंगा हो जाएगा, अगर रेलवे का फेयर महंगा हो जाएगा तो लोगों का मूवमेंट जो है कम होगा। लोगों की मूवमेंट कम होगी तो इकोनॉमी में दिक्कतें आएगी। अगर पावर सेक्टर्स जो है वो बेसिक नीड है लोगों की, अगर पावर सेक्टर्स महंगे हो जाएंगे तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब सेक्टर्स को, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उसको क्या करती है बेटा, मैनेजमेंट करती है। तो ओवरऑल बच्चे हम लोगों ने क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड मतलब डिस्कस किए हैं। ओवरऑल बेटा हम लोगों ने 6 ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का डिस्कस किया है। वो 6 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका क्या था, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे आप रिड्यूसिंग इन इनकम इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं। थर्ड क्या था बच्चा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, या इसे हम प्राइस स्टेबिलिटी बोलते थे। फोर्थ क्या था, फोर्थ था आपका फोर्थ आपका था इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ क्या था आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिफ्थ क्या था आपका बेटा, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। और सिक्स्थ है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो बेसिकली गवर्नमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 6। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, एंड आपका लास्ट वन जो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो बेटा आज का जो है आपका गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अगर बेटा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लगता है कि कंटेंट बेटर है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।